रूल नंबर 1, आपको संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटीज का फर्क पता होना चाहिए और हमेशा एसेट ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। ये पहला रूल है, यही इकलौता रूल है। ये बहुत आसान लगता है पर ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह रूल कितना इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग पैसे की प्रॉब्लम में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। अमीर लोग एसेट इकट्ठा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे एसेट ही जमा कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम दो बच्चे अमीर बनने का राज जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उनका जवाब इतना आसान था। ये इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। एसेट क्या होता है? माइक ने पूछा। अभी उसके बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस बात को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी का यही प्लान होगा और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है इसलिए अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब यह है कि हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि एसेट क्या है, यह जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएं? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी और कहा, हां, यह इतना ही आसान है। अगर ये इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो लोग एसेट और लायबिलिटी में फर्क नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, बड़े लोग इतना मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर ये इतना आसान और इतना इंपॉर्टेंट है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? एसेट और लायबिलिटी क्या होते हैं ये समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। वो बोले, बड़े लोगों को ये रूल समझाने में मुझे बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग खुद को ज्यादा स्मार्ट मानते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर लोग आसान बातों को समझ नहीं पाते। इसका कारण यह है कि उनकी एजुकेशन अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स वगैरह वगैरह। ज्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। बड़े लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि मुश्किल जवाब ही ठीक होगा। अगर उन्हें किसी चीज का आसान जवाब बताओ तो वो उसे गलत मानते हैं। अमीर डैडी किस प्रिंसिपल में यकीन करते थे? यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड, जिसका मतलब है कि चीजें आसान ही रहने दो भाई। इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों के लिए लेसन को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे की फाउंडेशन को ज्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज किस तरह से मुश्किल बन जाती है? कोई ऐसा एसेट क्यों खरीदता है जो असल में लायबिलिटी होती है? और इसका जवाब हमें अपनी बेसिक एजुकेशन में मिलता है। एक्चुअली हम फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान ही नहीं देते और स्कूल की नॉलेज को हमेशा सही मानते हैं। सवाल यह है कि कोई चीज एसेट है या लायबिलिटी, ये पता कैसे चलेगा? अगर आप सचमुच खुद को कंफ्यूज करना चाहें तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूं कि वहां दी हुई डेफिनेशन किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, पर दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता। फिर भी हम एडल्ट लोग ये मानते हैं कि इतने आसान शब्द हम अगर किसी से पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग हम पर हंसेंगे। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, एसेट को शब्दों के द्वारा नहीं, नंबर के द्वारा पढ़ा जाता है। और अगर आप नंबर को नहीं पढ़ सकते तो आपको एसेट और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वो बात है कि वो नंबर हमें बता क्या रहा है। ये शब्दों की ही तरह है, शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट वो बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने हाल ही में एक नया वीसीआर खरीदा। इसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी था जिसमें समझाया गया था कि अपने वीसीआर को किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को अपनी फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस मैनुअल को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने वीसीआर को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था पर इसके बावजूद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे शब्दों को पहचानने में ए ग्रेड मिल रहा था पर उन्हें समझने में मुझे एफ ग्रेड मिल रहा था, यानी उन्हें समझने में मैं फेल हो रहा था। और यही ज्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नंबर पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए।
मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हजारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है कि अमीर लोग एसेट इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। यहां यह बताया जा रहा है कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। ज्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स डेफिनेशन पर आपस में सहमत नहीं होते। वैसे तो इस बुक में डायग्राम्स दिए हैं, पर क्योंकि ये ऑडियो बुक है और ऑडियो में हम आपको डायग्राम्स दिखा नहीं सकते, इसलिए हम आपको इसमें दिए गए सारे कॉन्सेप्ट्स आसान सी भाषा में समझा देंगे। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमने खुद इस बुक को 10 से 20 बार पढ़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो हमें 4 शब्दों को याद रखना है, जो हैं इनकम, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, एसेट और लायबिलिटी। इनकम और एक्सपेंसेस से इनकम स्टेटमेंट बनता है, जिसे अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह इनकम और खर्च के बारे में बताता है, यानी पैसा कहां से आया और कहां गया। और ये तो हम सब अपने घर में करते ही हैं। हम लिखते हैं कि इस महीने हमने कितने पैसे कमाए, यानी कितनी इनकम आई, और उसमें से हमने कितने पैसे किस किस चीज में खर्च किए। यानी इन 4 शब्दों में से ये 2 शब्द इनकम और एक्सपेंसेस तो हर किसी को पता है। पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोगों को अगले 2 शब्द या तो पता नहीं है, या फिर उन्हें हम ठीक से समझते ही नहीं हैं। और बाकी के ये 2 शब्द हैं एसेट और लायबिलिटीज। इन 2 शब्दों को, एसेट और लायबिलिटीज को, जब एक साथ लिखते हैं तो इसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। और ये नाम आपने जरूर सुना होगा। बैलेंस शीट ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें एसेट और लायबिलिटीज को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के रिलेशन को नहीं जानते। इस रिलेशनशिप को जानना बेहद जरूरी है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था कि अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को आसान सी डेफिनेशन सिखाई। उन्होंने कहा कि एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। अच्छी, सिंपल और इजी टू यूज डेफिनेशन है ना? एसेट वो चीजें होती हैं जो मेरी जेब में पैसा डालती हैं, यानी ये हमें पैसा बना कर देते हैं, बिना हमारे काम किए हुए या बहुत कम काम किए हुए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम घर रेंट पर दे देते हैं और उसे खुद एक्टिवली मैनेज भी नहीं करते, तो ये घर हमारा एसेट बन जाएगा, क्योंकि इसे मैनेज करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। फिर भी हर महीने इससे रेंट आता रहेगा। और इसी तरह हमारी कोई शॉप है जिसे कोई और मैनेज कर रहा है और हर महीने हमें उससे पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी हमारा एसेट ही है। और इसके उल्टे लायबिलिटी वो चीज है जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। मान लीजिए कि हम कोई बड़ा घर लेते हैं और इस घर से हमें कोई इनकम नहीं मिल रही है, तो इस घर ने एक ही बार में हमारा खर्च नहीं करवाया, बल्कि बार बार हमें इसमें खर्चा करना पड़ेगा, और इसलिए ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। कभी इसमें मेंटेनेंस का खर्च देना पड़ेगा, जैसे लॉन को साफ रखने के लिए माली रखना पड़ेगा, और अगर सिंपल सा घर भी है तो भी हमें नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले ही ना, बल्कि इसका मतलब यह हुआ कि हम एटलीस्ट इन टर्म्स को, और ये जो शब्दावली, ये जो जार्गन्स हम यूज कर रहे हैं, इन्हें हम समझें और लाइफ में एसेट्स को लायबिलिटीज से पहले खरीदें। और यह ध्यान रखें कि एसेट से हमें ज्यादा पैसा आना चाहिए और लायबिलिटीज से हमारी जेब से कम पैसे जाने चाहिए। और अगर आसान करें तो असल में आपको इतना ही जानने की जरूरत है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर एसेट खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास आदमी बनना चाहते हैं तो आप लायबिलिटी खरीदते रहिए। और इनके बीच को फर्क न जानने से ज्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए एक आदमी इसीलिए परेशान होता रहता है क्योंकि न तो वो इन शब्दों को समझ पाता है और ना ही इन नंबर्स को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या नंबर्स में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे के बारे में सीखना और समझदारी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, शब्दों में भी और नंबर में भी। ध्यान रखिए कि सिर्फ नंबर से पूरी बात समझ में नहीं आती है और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। मायने तो पूरी कहानी के होते हैं। किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट में नंबर को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहां जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं,
इसका कारण ये नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण ये है कि वे जिंदगी भर एसेट की जगह लायबिलिटी खरीदते रहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि गरीब आदमी अपना पैसा कैसे खर्च करता है। एक्चुअली एक गरीब इंसान को एसेट और लायबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो बेचारा अपने पैसों को कुछ इस तरह से खर्च करता है। उसे पैसे उसकी सैलरी से मिलते हैं, वो उन्हें खर्च कर देता है और उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। उसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए रोज दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कम पैसे होने की वजह से ना ये एसेट खरीद पाता है और ना ही लायबिलिटी। अब बात करते हैं मिडिल क्लास आदमी की। एक मिडिल क्लास आदमी के पास इनकम थोड़ी ज्यादा आती है और वो पैसे पहले उसके एक्सपेंस कॉलम में जाते हैं, यानी वो पहले अपने खर्चे पूरे करता है और उसके बाद वो लायबिलिटीज खरीदता है, जैसे कि नई कार, नया मोबाइल फोन, नया घर वगैरह। ये लायबिलिटीज उसकी जेब से हर महीने पैसे निकलवाती रहती हैं। एक मिडिल क्लास इंसान के पास बहुत ही कम एसेट्स होते हैं जो उसे पैसा कमा कर दे सकें। कई मिडिल क्लास लोगों के पास कोई भी एसेट नहीं होता है, यानी कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं होता है, इसलिए वो पूरी जिंदगी रैट रेस में लगे रहते हैं। फाइनली आता है एक अमीर आदमी का एग्जाम्पल। इसके पैसे खर्चने के तरीके बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इन लोगों का पूरा फोकस अपने एसेट कॉलम पर होता है, यानी ये अपनी इनकम से पैसा खर्च करके यही सोचता है कि वो ऐसी चीज कैसे बनाए या खरीदे जिससे उसे हर महीने पैसा मिलता रहे और इन पैसों के लिए उसे ज्यादा काम न करना पड़े। इनकी ये सोच होती है कि ये अपनी जिंदगी में एसेट बनाएंगे और उसके बाद ही लायबिलिटी लेंगे। इसलिए कई छोटे बिजनेसमैन को भी आपने यही कहते सुना होगा कि पहले दुकान फिर मकान। तो अभी हमने ये सीखा कि गरीब को एसेट या लायबिलिटी के बारे में नॉलेज ही नहीं होती है। मिडिल क्लास इंसान को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों को शो ऑफ करने के लिए लायबिलिटीज लेता जाता है, जो उसकी जेब से एक बार नहीं बल्कि बार बार पैसे निकलवाती हैं, और इसीलिए ये लोग रैट रेस में लगे रहते हैं। अमीर आदमी सबसे पहले अपने एसेट पर फोकस करता है। वो सोचता है कि पहले वो पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करेगा और उसके बाद ही लायबिलिटीज लेगा। बस पैसे खर्च करने की प्रायोरिटी ही किसी इंसान को अमीर तो किसी को गरीब बना देती है। हम में से हर एक को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है। एक गरीब, मिडिल क्लास और अमीर आदमी की जिंदगी में पैसा किस तरह आता जाता है, इसे हम कैश फ्लो बोलते हैं, और कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वो आदमी अपने पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वो उस पैसे का क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर लोगों से इसीलिए शुरू की ताकि मैं ये बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहां गलती होती है। गलती ये होती है कि वे ये मानते हैं कि पैसे से सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है। इसीलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूं, या ये पूछते हैं कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं इसलिए मुझे और ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। पर यह देखने में आया है कि ज्यादा पैसे से प्रॉब्लम नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर ज्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे जायदाद, सैलरी में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वो अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है, और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को दिखाता है। अगर ये पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए कहावत सही है कि मूर्ख और उसका पैसा जल्दी ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैंने ये कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम एकेडमिक और प्रोफेशनल काबिलियत को हासिल कर सकें। बेशक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी प्रोफेशनल काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वो होनहार स्टूडेंट आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वो डॉक्टर बनना चाहेगा, बस ये मान लिया जाता था। इसका कारण यह था कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा नजर आता था। आज डॉक्टरों के सामने पैसे की बहुत सी मुश्किलें हैं जो भगवान न करे किसी और के सामने हों। इंश्योरेंस कंपनियों ने इस बिजनेस पर काबू कर रखा है, गवर्नमेंट भी दखल दे रही है और कोर्ट में मुआवजे के केस फाइल हो रहे हैं वगैरह। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। इसीलिए
क्योंकि अब दौलत, शोहरत और इज्जत इन्हीं जगहों पर है। इसी कारण स्कूलों में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए मोटिवेट करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि प्रोफेशनल सक्सेस का एकेडमिक सक्सेस से कोई सीधा रिलेशन नहीं है, जैसा कभी हुआ करता था। क्योंकि स्टूडेंट्स में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है, इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने बिजनेस में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर बाद में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। वे और ज्यादा मेहनत करते हैं पर अपनी प्रॉब्लम से जीत नहीं पाते। उनकी एजुकेशन में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि कमी यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह से संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इससे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। ज्यादातर लोग ये नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती है। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है, पर हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, पर पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक घिसे पिटे ढर्रे पर चलती है। हाल में शादीशुदा खुश बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ रेंट के मकान में रहने लगते हैं। जल्दी उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। प्रॉब्लम यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वो छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास दो लोगों की सैलरी होती है और वे अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी इनकम बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ने लगती है, उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स। एक एम्प्लॉय के लिए टैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही उसे सैलरी मिलेगी, सीधा ही सबसे पहले उसका टैक्स कटेगा। बाद में बचे हुए पैसे उसे मिलेंगे, जिससे वो अपने बाकी के खर्चे करेगा। और टैक्स एक सबसे बड़ा एक्सपेंस है। फिर लायबिलिटी बढ़ने लगती है। इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस यंग पति पत्नी की कहानी की तरफ चलें। उनकी इनकम बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे रेंट के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं, ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके लायबिलिटी का कॉलम बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से होम लोन और क्रेडिट कार्ड लोन चुकाने हैं। अब वे रैट रेस में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, वे और कड़ी मेहनत करते हैं। ये प्रोसेस फिर रिपीट होता है। ज्यादा पैसा आता है, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है, और तभी उनके पास एक क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं। जब वो खत्म हो